हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 से ह्यूमन रिसोर्स। देखो ह्यूमन रिसोर्स समझ में आ चुका होगा, कुछ ना कुछ आइडिया लग ही चुका होगा कि भाई किस हिसाब से या फिर किस टाइप का चैप्टर होगा। तो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बहुत चीज़ें नहीं बताऊँगा। क्यों उसका रीज़न है क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का एक अलग से एक आपका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आएगा जिसके अंदर मैं आपको बहुत चीज़ें डिटेल्स में बता सकता हूँ। क्योंकि इस चैप्टर में आपको मैं खाली ब्रीफ इंट्रो देने वाला हूँ, बाकी जितना भी पूरा नोट दिया है ना वो परफेक्ट नोट है। अगर नोट्स को पढ़ोगे ना आपके मोस्ट ऑफ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बट इसका एक चैप्टर 9th या 10th में आने वाला है जो बेस्ट चैप्टर है, जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में आपको डिटेल्स में पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ। मेरे पास वो PDF है, ठीक है, मैंने वो नोट्स को बनाया हुआ ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई है। बट ह्यूमन रिसोर्सेज एज ए अभी 8th का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए इनफ है कि वो इस PDF को सुन ले या फिर इस वीडियो को देख ले एक बार और उस PDF को रीड आउट कर ले, इसके डाउट सारे क्लियर सुनेंगे। पहली चीज़, पीपल आर नॉट a great resources is a ability to knowledge in which it turn into the resources। इंसान कोई रिसोर्स नहीं है, इंसान के द्वारा क्रिएट की गई चीज़ें रिसोर्सेबल है। इंसान सोच रहा, किसी की नीड्स हुई, किसी ने फ़ोन बनाया, किसी की नीड हुई, किसी ने उसको लैपटॉप में कन्वर्ट किया, किसी की नीड हुई कि मुझे 4 व्हील चलानी है, मुझे 2 व्हील चलाना है, किसी की नीड हुई, किसी की इच्छा हुई, किसी के दिमाग में चला तो वो हुआ। वो कहते हैं ना कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब गिरा तब उसने ग्रेविटी का आविष्कार किया। तो लोग ये भी कहते हैं कि अगर न्यूटन पाकिस्तान में पैदा हुआ होता और उसके सर पे बम गिरता तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। दोनों के अंदर अलग अलग रिसोर्सेज का यूज़ होता है। जिस देश की जैसी थिंकिंग है वहाँ पे वो चीज़ मिलती है। अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो आपके सर के ऊपर यहाँ पे सेब ही गिरेगा। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आपको क्या पता कि बम गिर जाए, समझ रहे हो। तो वो 2 डिफरेंट सोर्सेज आपको कि आप कहाँ कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नियरली 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन 90% पॉपुलेशन है, वो लिव्स कहाँ करती है तो 10% ऑफ द सरफेस एरिया के ऊपर। 10% या फिर 10% ऑफ द लैंड सरफेस के ऊपर पूरे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। आप बोलोगे वो कैसे, इतना कितने? हाँ, तो 10% में ही पूरा वर्ल्ड देख लो कितना बड़ा वर्ल्ड है, राइट। एक और बात आपको मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ कि आप वर्ल्ड का मैप देखते हो ना, जिसके अंदर आपको दिखता है कि अफ्रीका बड़ा है, रशिया छोटा, रशिया बड़ा है, इंडिया बहुत छोटा है। याद करना और ये बात लाइफ टाइम याद रखना कि इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। हमसे रशिया इन साइज नॉर्थ टू साउथ की साइज़ में रशिया हमसे भी छोटा है। बट जब वर्ल्ड के मैप्स को क्रिएट किया गया तो वो उन लोगों ने इस तरीके से उसको क्रिएट किया कि भाई उन लोगों ने हमारी कैटेगराइसिस को या फिर एशियंस कंट्रीज़ को बॉयकॉट्स के रूप में, एक पावरफुल कंट्रीज़ के रूप में उभर के ना आए। एक वर्ल्ड के ग्लोब मैप के ऊपर उनकी छवि को हम लोग शो डाउन या फिर उनको स्लॉल कर सकें। क्यों? अगर आपको एक ग्लोब दूंगा और आपको ग्लोब के बारे में कुछ नहीं पता, आप ग्लोब को घुमाओगे और जो आपको सबसे पहले चीज़ देखने को मिलेंगी वो क्या होंगी कि आप बड़ी कंट्रीज़ के बारे में पहले जांचोगे। तो इंडिया की लेंथ बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी है, फिर भी उसको हाइट में छोटा रखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर किसी इंसान को अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ेगी तो पहले एशिया के ऊपर सबसे पहले हाथ रखेगा चाइना के ऊपर, और अगर उसको चाइना पसंद नहीं होगा तो घुमा के सीधा उसके अपोजिट साइड पे जाएगा, वहाँ पे होगा US या कनाडा, या नीचे उसका होगा साउथ अमेरिका, ऊपर होगा उसका नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद का साइड में उसका अफ्रीका, उसके ऊपर उसका यूरोपियन कंट्रीज़। वो कहीं पे भी इंडिया का नाम नहीं ले पाएगा, समझ रहे हो। ये एक टिपिकल माइंडसेट था जो आज तक लोगों को समझ में नहीं आया। लोग आज भी देखते हैं कि इंडिया बहुत छोटा है। अरे इंडिया बहुत बड़ा है यार, रशिया से लेंथ में वो बहुत बड़ा है, फिर भी लोग उस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते इतनी जल्दी, राइट। चलो वो बात अलग है, वो बात हम कभी और बात करेंगे। आपको इतना कुछ समझ में आ चुका होगा। दूसरी चीज़, हाई एल्टीट्यूड्स एरियाज लाइक द ट्रॉपिक ऑफ डेजर्ट, हाई माउंटेन्स, एरिया ऑफ इक्वेटर फॉरेस्ट आर स्प्रेडली पॉपुलरली। देखो वहाँ पे ना एग्जिस्टिंग पॉपुलेशंस बहुत लिमिटेड होते हैं। वेन एवर द साउथ एंड ईस्टर्न एशियाज और जो आपकी यूरोपियन या फिर नॉर्थन ईस्टर्न एरियाज़ के ऊपर वहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड है।
समझ रहे हो कि भाई कुछ जगह पे आपकी सिली पॉपुलेशन मतलब बहुत लिमिटेड पॉपुलेशन और कुछ जगह पे आपकी इतनी डेंसिटी पॉपुलेशन है कि आपको चलने की जगह नहीं है। दूसरी चीज़, द नंबर ऑफ पीपल इन अ यूनिटी या फिर यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सपोज इज के आपके पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आपको पता होगा कि भाई किस जगह पे कितनी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब एक एरिया के अंदर एक स्क्वायर मीटर्स के अंदर कितने लोग रहते हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशंस के ऊपर। एक और चीज़ उसमें डिफाइन की गई है कौन सी, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन आर बेसिकली ऑन द ट्रोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल्स, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंडीशंस। These are the important factors which we define or differentiate between or distribution between the populations। समझ में आ चुका है। कुछ ट्रोपोग्राफी ऐसी होती है जहाँ पे लोग उसी कंडीशन में रहते हैं, राइट। अब अंडमान निकोबार के कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर इंडिया ने पूरे वर्ल्ड ने बैन किया हुआ है कि उन एरियाज़ के अंदर जाना आपको प्रोहिबिटेड है, कि आपको वहाँ नहीं जा सकते हो, आप चाहे कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके वहाँ पे उन क्लाइमेट कंडीशंस के कोई भी चीज़, कोई भी टाइप का वहाँ पे कुछ चेंजेस हो। तो वो लोग आदिवासी लोग हैं और वो एक अलग समुदाय हैं, समझ रहे हो, कि वो कभी चाहते ही नहीं है वहाँ से कभी बाहर निकल के किसी और चीज़ को महसूस करना, तो उसको अलग रखा है। अब कुछ क्लाइमेट कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कि अफ्रीका के लोग अगर सहारा में रहते हैं तो उनकी बॉडी नेचुरली बचपन से ऐसी स्ट्रांग बन जाती है कि उनको जो सूरज की किरण होती है जो दिन में उनको हीटअप देती है वो उसको भी सहन कर लेते हैं, और रात को जो वो -1 के आसपास के डिग्री होती है तो उस ठंडी को भी सहन कर लेते हैं। समझ में आया। फिर कुछ जो होते हैं वाटर बॉडीज़ होती हैं आपकी। अब बोलोगे सब पानी में थोड़ा, कौन सा इंसान पानी में रहता है? मैं बोला पानी में रहता इंसान नहीं है, पर बीच के आसपास के एरिया हैं। तो आपको पता है कि बीच के आसपास के एरिया में सुबह शाम में 2 टाइम की विंड चलती हैं, गर्म हवा और ठंडी हवा। तो वहाँ भी वो उसके जो क्लाइमेट कंडीशंस या फिर उसका लिविंग एवरेज होगा वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। फिर कुछ ऐसे आपके लोग होंगे जो मिनरल्स के एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होंगे। सोशल लोग, अब सपोज से आप किसी समुदाय के अंदर रहते हो तो आपका आसपास का सोशल कल्चर कैसा होगा वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है। फिर आपका आता है इकोनॉमिक कंडीशंस, कि लोग अमीर है, गरीब है, मॉडर्न है, अबर मॉडर्न से, मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके से किया जा सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज के ऊपर। पॉपुलेशन चेंज क्या मेन मकसद होता है, और वो दो तरीके से उनको पता कर सकते हैं। पहली 2 चीज़ें हैं आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट, और दूसरी आपकी सेकेंडरी चीज़ है वो आपका माइग्रेशन। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने को हम कहते हैं माइग्रेट करना। दूसरी चीज़ आपके डेथ रेट या फिर बर्थ रेट या फिर जन्म का आंकड़ा या मरण का आंकड़ा। ये दोनों को कंपेयर किए करके भी हम लोग पॉपुलेशंस के चेंज होने में भी हम लोग कुछ ना कुछ जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि गुजरात के कुछ लोग यहाँ से निकल के मुंबई में जाके अपना ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फिर कोई भी बिज़नेस को वहाँ पे करते हैं। तो वो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि पीपल्स जब एक कंट्री से या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट करता है तो हमको पता चलता है। हम लोग इस तरीके से देख पाते हैं। आगे बात करते हैं, किसी भी देश के अंदर का उसकी ग्रोथ रेट को पता करना है ना, तो उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहली ये उसका ब्रेथ रेट्स को और उसके डेथ रेट्स को एक्सपोनेंशियली डिटेल्स में एनालिसिस करो, आपको बहुत सारे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। क्यों? पहले का ऐसा था कि पहले रेपो रेट ऐसा था, मतलब रेपो छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ पहले सिचुएशन ऐसी थी कि इंडिया के अंदर गर्ल्स इतनी कम हो चुकी थी कि अगर 1000 लड़के थे ना तो 800-700 के आसपास की सिर्फ गर्ल्स थी। 1000 बॉयज़ हों उसके सामने उसके कंपेरिजन के अंदर 700-800 के आसपास गर्ल्स थी। और आज जब लोगों को ने अपने आप को डेवलप किया, लोगों को लगा कि नहीं भाई लड़कियां भी सब लेवल में आगे बढ़ सकती हैं, वो भी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकती हैं, उनको भी जीने का अधिकार है, वो भी आगे बढ़ सकती हैं, आज वो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छे काम कर सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जितने भी आपको सुनने को मिलती है उसका रीज़न होता है कि जब उन सब को मैच किया जाता है तो आपको दिखता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस तरीके से एक एक्सपोनेंशियली पॉजिटिव वे में डाइवर्ट होकर चलता हुआ जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरीके से काम लगता है। दूसरा है आपका जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, जो उसके अंदर आपको एज और सेक्स पिरामिड आपको देखने को मिल जाएगा, जो आपको जिसमें आपको अंडरस्टैंड है उसको समझने को मिलेगा कि भाई किसी भी कंट्री के अंदर उस पॉपुलेशन में कितने जेंट्स हैं, कितने लेडीज़ हैं,
आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। बाकी जितना कुछ मैंने आपको बताया, आप एक बार इनको डिटेल्स में एक बार इंग्लिश में एक बार रीड कर लेना, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके एक होता है आपका इमिग्रेंट्स, एक होता है फिनोमेना इज कॉल्ड द इमिग्रेंट्स। अब देखो सिंपल सी बात है, इमराइट्स एक जगह से एक कंट्रीज को छोड़ के दूसरी कंट्रीज में जाके शिफ्ट होना, इमिग्रेंट्स सिंपल सी बात है। ये आपको मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मैंने बता दिया कि आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेंट्स क्या होता है। आपने बहुत सुना होगा कि भाई दिस पर्सन हैज़ इमिग्रेटेड फ्रॉम हिज ओन कंट्री टू अदर कंट्रीज, राइट। तो जो इमिग्रेट्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। ओके दूसरी चीज़ जो आपको पढ़नी है, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं मार्क करना भूल चुका हूँ, बट ये वाली कौन सी है, द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज इन ए डिफरेंट फॉर ए डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन इज अ वेरियस रिस्पेक्टेड एज लाइक एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशंस, हेल्थ फैक्टरीज, 75 प्लस इकोनॉमिक कंडीशन एक्सेट्रा इज कॉल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशंस। अब जो आपकी ये जो पॉइंट है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसके अंदर 75 प्लस पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक्स को लेके। उन सारे 75 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करने के बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन को क्रिएट किया जाता है। क्लियर? ओके बाकी आपका ह्यूमन रिसोर्सेज ये वो सब मैंने ऑलरेडी बता दिया। अगर नहीं बताया होगा तो आप ऊपर अगर रीड कर लेना, आपको बहुत चीज़ें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी। बाकी मैंने आपको पहले बता दिया कि ह्यूमन रिसोर्सेज का एक और चैप्टर आने वाला है, जो इन फ्यूचर आपके 9th या 10th में है। वो बहुत अंदर डिटेल्स में दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा आपके पॉइंट्स को कवर अप कर लूँगा मैं। तो जो आपको मैंने बताया ना, ये आपके 8th क्लास के हिसाब से और बच्चों के हिसाब से ये नॉर्मल है कि आप इन PDF को एक बार रीड कर लो, जो मैंने बोला उसको एक बार ध्यान से सुन लेना, इसमें आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।